गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू वैदिक गुरुकुल। आइए आज के हम इस सेशन को आगे बढ़ाएं। जो हमारी कल की क्लास थी, पिछली क्लास थी, आप सभी ने देखी ही होगी और आप सभी ने पढ़ी होगी। जो वो कल की क्लास थी एंजॉयफुल, आज हम उससे बेटर करने की कोशिश करेंगे। कल जो हमने टॉपिक समझे थे उसके आज हम आगे बात करेंगे। कक्षा 10वीं जो कल के हमारे टॉपिक थे वो थे कक्षा 10वीं के रसायन विज्ञान। आइए आज हम उसके आगे जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं इनको बढ़ाएंगे और बहुत ही सरल भाषा में इसे समझेंगे। इसे हम बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। आज के जो हमारे क्वेश्चन हैं वो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विगत वर्षों में बोर्ड परीक्षा में कई बार आई हुई अभिक्रिया है और इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो है ऊष्मा शोषी। इसके बाद जो नंबर 2 पर हमें पढ़ना है बेटा उसे पढ़ना है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जो हमने पिछली क्लास में अभिक्रियाएं डिस्कस की थी वो थी हमारी संयोजन और वियोजन। इसके बाद जो हमारे अगले क्रम में है वो है हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्या, ये होती क्या है, तो आइए हम इसको जानें। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो होती है बेटा वो होती है जब ऊष्मा किसी अभिक्रिया में क्या हो बेटा, बाहर निकले। यानी हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि जब ऊष्मा उत्सर्जित हो या बाहर निकले उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या हो, अवशोषित हो मतलब अर्थात ऊष्मा कहां जाए बेटा, अंदर जाए। उस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये थी इनकी थ्योरी और इनकी जो रिएक्शनें हैं वे लिखना बेटा बेहद जरूरी है। जैसे श्वसन, आप सभी इससे परिचित होंगे। सभी जीवधारी इस प्रक्रिया को क्या करते हैं, रेगुलर करते हैं, सभी जीवधारी। तो श्वसन क्या है, श्वसन को हम लिख सकते हैं, श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है बेटा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आइए हम ऊष्माक्षेपी का एक उदाहरण लें। एक उदाहरण हम बहुत अच्छा लेंगे। ये उदाहरण काय का है बेटा, ऊष्माक्षेपी। और एक ऐसा उदाहरण लेंगे जो आप सभी ने देखा होगा, दैनिक जीवन में सबने इस उदाहरण को देखा होगा। जो बेटा बिना बुझा चूना होता है, क्या होता है, बिना बुझा चूना होता है। उसकी क्रिया जब हम जल से कराते हैं तो आप सभी ने देखा होगा बहुत सारी मात्रा में क्या होता है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। अगर हम बर्फ के जल से भी बिना बुझे चूने की अभिक्रिया कराएं तो बेटा वो भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट है, आप चाहें तो घर पे करके देख लीजिएगा। तो क्या करेंगे बेटा हम, अब इससे पहले वाली क्लास में हमने बेटा फॉर्मूला क्या किए थे, लिखवाए थे और कुछ तत्वों के नाम लिखवाए थे। वो बेहद जरूरी हैं। अगर आपको वो याद है तो आइए हम आगे चलते हैं। बिना बुझा चूना होता है बेटा CaO प्लस, ये क्या है, अगर इसका रासायनिक नाम की बात करें हम तो कैल्शियम ऑक्साइड। इसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। और जो व्यापारिक नाम है इसका वह है बिना बुझा चूना या चूना पत्थर भी इसी को हम बोल देते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या लिखेंगे बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड। अब हम क्या करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल का मतलब H2O से कराएंगे। आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, बताइए क्या होगा बेटा। जब हम चूना पत्थर को या बिना बुझे चूने को जल में डालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, बुझा हुआ चूना। क्या प्राप्त होगा,
बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना होता है CaOH का होल ट्वाइज प्लस ऊष्मा, बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा। बेटा आपने ये रिएक्शन देखी होगी। यही रिएक्शन हमने क्यों ली? यही रिएक्शन हमने इसलिए ली कि अधिकांश बच्चों ने दीपावली के टाइम पर चूना को बुझते हुए देखा होगा। आप अगर बर्फ के जल में भी चूना को डालेंगे बेटा, तब भी वो क्या होगा, बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित करेगा। तो इसका जो रासायनिक नाम होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है बेटा नाम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका जो व्यापारिक नाम है ये होता है बुझा हुआ चूना। व्यापारिक नाम क्या होता है बेटा? बुझा हुआ चूना। तो ये था हमारा। अगर देखिए हमें बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, अंक पूरे में पूरे लाना है। समझ रहे हैं हमारी बात? तो यहां पर हम क्या करें, पहले तो हमें यही याद करके जाना है। अगर इसमें कोई दिक्कत जाती है तो बेटा खाली हम क्या लिख देंगे इसके उदाहरण में, श्वसन, तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोशिश करना है कि इसको सीख के जाएं। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया बेटा जल से कराते हैं, कैसे कराते हैं, जल से कराते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और ऊष्मा निकल जाती है। इस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगर बात की जाए तो ये बेटा एक तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है। कैसी अभिक्रिया का? तीव्र और मंद अभिक्रियाओं को भी हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है बेटा बहुत अच्छे से। इसके नाम से ही हमें विदित होता है कि तीव्र अभिक्रियाएं वे होती हैं जो बेटा बहुत तेजी से संपन्न हो। जैसे ये बहुत तेजी से होती है ना, आप देखना विद इन सेकेंडों में ये क्या होती है, अभिक्रिया पूरी होती है। और जो मंद रासायनिक अभिक्रिया होती है बेटा वो क्या होती है, वो होती है कि जो बहुत लंबे समय में क्या हो, संपन्न हो। जैसे दूध से दही बनना, किसी ने नहीं देखा होगा बनते, कम से कम 8 से 10 घंटे लगेगा। लोहे में जंग लगना महीनों लगेगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया कैसी होती हैं बेटा? मंद अभिक्रियाएं। तो ये उदाहरण आपका तीव्र अभिक्रिया को में भी चलेगा और काय में चलेगा, ऊष्माक्षेपी में तो चलना ही है। समझ रहे बेटा हमारी बात? अब हमें समझना है ऊष्मा से शोषी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? चलो एक बार इसकी परिभाषा को और हम डिटेल में समझा दें। वह रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में बेटा क्या लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, अर्थात ऊष्मा बाहर निकलती है। इस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में हमने लिखा है, श्वसन एक प्रकार की क्या है बेटा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और एक उदाहरण हमने ये लिखा है कि जब बिना बुझे चूने की क्रिया जल से कराते हैं तो बेटा क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और ऊष्मा क्या होती है, निकल जाती है। आइए अब हम ऊष्मा शोषी को डिटेल में समझेंगे। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को क्या करेंगे, डिटेल में समझेंगे। यहां लिखेंगे बेटा हम ऊष्मा शोषी। इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि इसमें क्या होता है। चलो मैं इसको लिख दूं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, साथ में लिखते चलिएगा। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें, अब यहां से बेटा स्टार्ट होना है मेन। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का, जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है बेटा, ऊष्मा का अवशोषण होता है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, अर्थात अवशोषण जानते हैं बेटा, ऊष्मा कहां जाती है, ऊष्माक्षेपी में हमने क्या पढ़ा था, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन मतलब ऊष्मा बाहर जाती है, लेकिन इसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, अर्थात ऊष्मा अंदर जाती है। कहां जाती है, अंदर जाती है।
समझिएगा, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, अर्थात ऊष्मा कहां जाती है, अंदर जाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। बेटा इसका बहुत ही सरल उदाहरण बताएंगे हम, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसके उदाहरण पर बात करेंगे। बेटा ये जो हमारा काम था ये तो ठीक है, अब ये जो उदाहरण है ये मेन है। मेन क्या है बेटा? इसमें उदाहरण है। तो ऊष्मा शोषी यानी ऊष्मा कहां जाए? अंदर जाए। N2, चलिए एक सेकंड, कलर चेंज। उदाहरण में लिखेंगे बेटा हम N2 प्लस O2 आफ्टर रिएक्शन 2NO। क्या होता है बेटा? 2NO। N2 हम बता चुके पहले, नाइट्रोजन। O2 का मतलब ऑक्सीजन, O2 का मतलब ऑक्सीजन। और जो NO, अगर हम इसको चाहें तो नाइट्रोजन ऑक्साइड लिख देंगे। क्या लिखेंगे बेटा? नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसी से संबंधित एक गैस और है, वो होती है N2O, जिसे हम पढ़ते हैं बेटा क्या? नाइट्रस ऑक्साइड, जो लाफिंग गैस होती है, हंसाने वाली गैस भी इसको हम बोलते हैं। कौन सी गैस बोलते हैं? हंसाने वाली। ऑब्जेक्टिव में आता है इस प्रकार का क्वेश्चन। N2O क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम अपनी भाषा में हंसने वाली गैस या हंसाने वाली बोलते हैं। ये बेटा बहुत ही सरल उदाहरण लिया है हमने। बच्चों की सबसे बड़ी समस्या होती है केमिस्ट्री में, जो रिएक्शनें होती हैं वो समझ में नहीं आती बेटा। इससे सरल क्या लेंगे हम? सीधा सीधा समझिए ऊष्मा शोषी को। N2 प्लस O2, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन आफ्टर रिएक्शन 2NO, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया हमारा? नाइट्रोजन ऑक्साइड। और जो ये N2O है बेटा, ये होता है नाइट्रस, याद रखना है, नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? नाइट्रस ऑक्साइड। बेटा हमारी दोनों अभिक्रियाएं क्या हुई? पूरी हुई हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है थ्योरी वाला है, आप समझिएगा इसको। अगला क्वेश्चन हमारा बेटा क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस लेसन का। इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं हम इसको। पहली क्लास में हमने बताया था कि इनका एक संबंध है, एक साल संचारण आता है, तो वो हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और अगली बार क्या आता है? विकृति गंधिता। आइए हम समझे ये होता क्या है, विकृति गंधिता है क्या। क्वेश्चन आएगा कि विकृति गंधिता पर टिप्पणी लिखिए। कैसा क्वेश्चन आता है? विकृति गंधिता पर टिप्पणी लिखिए। तो इसे बेटा हम कैसे डिस्कस करेंगे, आइए समझते हैं। जब हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा, जब हम तेल या वसा युक्त खाद्य सामग्री को, जब हम तेल या वसा युक्त खाद्य सामग्री को लंबे समय तक क्या करते हैं बेटा? रखते हैं, तो उनका जो स्वाद होता है, उनका जो स्वाद होता है बेटा, वो क्या हो जाता है? परिवर्तित होने लगता है। और उनमें से एक स्मेल, यानी जिसे हम गंध बोलते हैं, गंध टाइप की आने लगती है, जिससे जो हमारी खाद्य सामग्री है बेटा, वो खाने योग्य नहीं बचती है। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? विकृति गंधिता। क्या बोलते हैं? विकृति गंधिता। आइए एक बार हम और इसे समझें। जब हम तेल या वसा युक्त खाद्य सामग्री को लंबे समय तक क्या करते हैं बेटा? रखते हैं, तो उनमें उनका जो स्वाद होता है, जो खाद्य सामग्री है, खाद्य पदार्थ है, उनका स्वाद जो बेटा होता है, वो क्या होने लगता है? वो परिवर्तित होने लगता है, यानी बदलने लगता है। और उनमें से
जो हमारी खाद्य सामग्री है उनमें से क्या होती है, एक दुर्गंध टाइप की आने लगती है, जिससे जो हमारी खाद्य सामग्री है वो खाने योग्य नहीं बचती है। इस पूरी प्रक्रिया को बेटा हम क्या बोलते हैं, विकृति गंधता बोलते हैं। चलो एक हम उदाहरण बताते हैं इसका। आप सभी ने देखा होगा विकृति गंधता का उदाहरण, इसका जो उदाहरण है विकृति गंधता का जो उदाहरण है आप सभी ने देखा होगा, जो जितने भी नमकीन चिप्स वगैरह के ये पैकेट आते हैं बेटा, इनमें एक विशेष प्रकार की क्या होती है, गैस भरी होती है। तो उस गैस का काम ही ये होता है कि लंबे समय तक जो हमारी खाद्य सामग्री है, नमकीन चिप्स वगैरह हैं, ये क्या ना हो, खराब ना हो। हम एक उदाहरण दे रहे, आपने देखा होगा उसमें एक्सपायरी डेट डली रहती है। कौन सी डेट डली रहती है, 12 से 18 महीना। अगर वो जो हमारी खाद्य सामग्री है पैकेट में रहती है तो वो 18 महीने तक उसके स्वाद में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ना ही वो खराब होगी, ना ही वो क्या होगी, नुकसान करेगी। लेकिन अगर उसी खाद्य सामग्री को हम पैकेट से बाहर निकालते हैं तो वो लगभग 10 से 15 दिन में क्या हो जाएगी बेटा, खराब हो जाएगी, उसका स्वाद क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित हो जाएगा। तो हम उदाहरण में लिखेंगे बेटा, जो चिप्स एवं नमकीन, हाँ एक बात और है, इसमें कौन सी गैस भरी जाती है, चिप्स और नमकीन के पैकेट में बेटा जो विकृति गंधता से बचाने के लिए भरी जाती है वो होती है नाइट्रोजन गैस। चिप्स एवं नमकीन के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है, ताकि ये क्या ना हो बेटा ताकि ये क्या ना हो, इनका स्वाद ना बदले और लंबे समय तक क्या ना हो, ये खराब ना हो। तो ये बेटा हमारे आज ये चौथा क्वेश्चन था। इसके बाद चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। कल हमने परमाणु क्रमांक, तत्व और उनके क्या लिखवाए थे बेटा, रासायनिक नाम लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे, रासायनिक नाम। काय के, तत्वों के। तो आज हम समझेंगे ये तत्व कहां होते हैं, केमिस्ट्री में इनका क्या प्रयोग है। चलिए हम इनको थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि अगर तत्व आपको याद नहीं है तो बेटा फिर आपकी केमिस्ट्री में बहुत समस्याएं जाएंगी। इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तत्वों को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब हम लिखवा चुके थे। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। 1 2 3 4 5 6 7 8, इनके नाम आपको पता ही हैं। इन सभी के नाम आपको क्या है, पता है। अब इनको अप्लाई कैसे करेंगे बेटा हम, देखिए तत्व क्या है, तत्व परमाणुओं से मिलकर के बनता है। कैसे मिलकर के बनता है बेटा, एक ही प्रकार के तत्व क्या है, एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के तत्व क्या है बेटा, एक मिनट, तत्व क्या है, एलिमेंट। इंग्लिश में ऐसे क्या बोलेंगे बेटा, एलिमेंट। ये है क्या, तत्व जो है बेटा एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बनता है। तत्व क्या है, एक ही प्रकार के
परमाणुओं से मिलकर के बनता है। ये कौन सा शब्द आया बेटा? परमाणु। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में जाएगा कि सर ये परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, तत्व के बाद क्या होता है बेटा? यौगिक। ये काय के रूप है? पदार्थ के। चलो आज हम थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। पदार्थ के कितने प्रकार हैं बेटा? तत्व, यौगिक और मिश्रण। यौगिक आप समझते होंगे, जैसे तत्व में हमने लिख दिया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। ये सब क्या है बेटा? तत्व। अब साड़ी में 112 से प्लस भी तत्व हो चुके हैं, खोज हो गई है। तो इन सभी को हमें क्या करना है बेटा? याद करना है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से जो मिलकर के बनता है वो होते हैं तत्व। यौगिक क्या है बेटा? तत्वों से मिलकर के जो बनते हैं वो यौगिक हैं। मिश्रण क्या है बेटा? एक निश्चित अनुपात में कई तत्वों को मिलाते हैं तो वो क्या होता है बेटा? एक मिश्रण बन जाता है। क्या बन जाता है? मिश्रण। पदार्थ क्या है? हमारे आसपास की जो भी वस्तुएं बेटा क्या करती हैं? स्थान घेरती हैं। क्या घेरती हैं? स्थान घेरती हैं, जिन्हें हम टच कर सकें, महसूस कर सकें। ये सब काय के अंतर्गत आएंगे बेटा? पदार्थ के अंतर्गत। और उसमें थोड़ा बहुत वजन भी होना चाहिए। तो ये काय की कंडीशन है? पदार्थ की। आइए, पदार्थ के कितने रूप हैं बेटा? 3, तत्व, यौगिक और मिश्रण। इन सभी को हमने समझ लिया। तत्व क्या है बेटा? एक ही प्रकार के परमाणुओं से, एक ही प्रकार के परमाणुओं से क्या होते हैं? तत्व बनते हैं। अब ये परमाणु क्या है? आइए हम समझते हैं। क्या नाम आया बेटा? परमाणु। परमाणु बेटा पदार्थ का, परमाणु क्या है? पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसके बाद पदार्थ को क्या ना किया जाए बेटा? विभाजित ना किया जा सके। परमाणु क्या होते हैं? पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसके बाद पदार्थ को क्या ना किया जा सके बेटा? विभाजित ना किया जा सके। एक हम उदाहरण बता रहे, बहुत बेहतरीन उदाहरण है, आपको इसे समझना है, इससे पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। प्रत्येक पदार्थ क्या होता बेटा? प्रत्येक पदार्थ की एक स्टेज होती है। क्या होती है? स्टेज होती है। जैसे हमारे हाथ में क्या है? चौक या ये पेन है। इस पेन के बेटा हम एक टुकड़े करेंगे। क्या करेंगे? टुकड़े करेंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। और जब एक ऐसी स्टेज आ जाए, जब एक ऐसी स्टेज आ जाए कि सबसे छोटा हमें टुकड़ा मिल जाए और उस टुकड़े को के और भी उस टुकड़े के और भी टुकड़े ना किए जा सकें, तो बेटा अब आप समझ जाइए कि हमारी मुलाकात परमाणु से हो चुकी है। समझ रहे हैं हमारी बात? जैसे एक उदाहरण बता रहा है, एक चौक है, चौक को तोड़िए तोड़िए, तोड़ते जाइए, उसको पत्थर से तोड़िए। जब हमें एक ऐसा कण मिले जिसको और ना तोड़ा जा सके, हमें एक ऐसा कण मिले जिसको और ना तोड़ा जा सके, तो बेटा वही कण क्या है? वही कण हमारा परमाणु है। अब हमें परमाणु के बाद प्रत्येक पदार्थ, ब्रह्मांड का प्रत्येक पदार्थ कैसे मिलकर के बनता है बेटा? परमाणुओं से मिलकर के बनता है। जैसे आज हमारे हाथ में एक पेन है, तो ये भी बेटा कैसे मिलकर के बना? बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर के। तो प्रत्येक पदार्थ कैसे मिलकर के बनता है? परमाणुओं से। परमाणुओं के बाद क्या पढ़ना है बेटा हमें? अणु। क्या पढ़ना है? अणु। छोटे छोटे परमाणु। बेटा जो छोटे छोटे परमाणु हैं, ये मिलकर के काय का निर्माण करते हैं? अणुओं का निर्माण करते हैं। जो छोटे छोटे परमाणु हैं, ये मिलकर के बेटा काय का निर्माण करते हैं? अणुओं का निर्माण करते हैं। चलिए आगे अब हम और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कल हमने कौन से क्वेश्चनों को पढ़ा था बेटा?
देखिए थोड़ा सा हम बता दें कि कितने क्वेश्चनों को हम बहुत अच्छे से क्या कर चुके हैं बेटा, समझ चुके हैं। नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया, कौन कौन से क्वेश्चन समझ चुके हैं, इसको एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया, चलो ओरल टाइप से मैं बता देता हूं। इसके बाद हमने संचारण को समझ लिया है, विकृति गंधता को समझ लिया है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इतने क्वेश्चनों को अभी हम बेटा क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं। आइए इसके बाद हम चलेंगे अभिकारक एवं उत्पाद किसे कहते हैं, थ्योरिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन बेटा कई बार ऐसा होता है कि हमारी उम्मीद नहीं होती है, वो पूछ लिया जाता है। कई बार सभी बच्चे क्या करते हैं, अभिक्रियाओं को रटते रहते हैं और बाद में पता चले कि पूछ लिया अभिकारक किसे कहते हैं। पिछली साल ऐसा ही हुआ था कि सब बच्चे क्या करते रहे, अभिक्रियाओं को रट्टा मारते रहे, समझते रहे, याद करते रहे और पूछ क्या लिया, अभिकारक किसे कहते हैं। तो उसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, अभिकारक किसे कहते हैं। और इसके बाद जब अभिकारक को पूछ सकता है तो बेटा हम एक क्वेश्चन और अपना बनाएंगे कि उत्पाद किसे कहते हैं। तो अभिकारक किसे कहते हैं बेटा समझिएगा, अभिकारक किसे कहते हैं। हम एक उदाहरण ले रहे, क्या कर रहे, एक उदाहरण ले रहे। अभी हमने एक उदाहरण लिया था CaO प्लस H2O आफ्टर रिएक्शन CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्या थी बेटा, बहुत सारी मात्रा में ऊष्मा निकली थी, बहुत सारी मात्रा में क्या निकली थी, ऊष्मा निकली थी। तो ये होता है हमारा क्या, बिना बुझा चूना, ये होता है हमारा जल और ये क्या बन गया हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इस उदाहरण के माध्यम से हम दो क्वेश्चनों को क्या करेंगे, कवर करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा, अभिकारक किसे कहते हैं, समझिएगा। अभिकारक तो जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं, इसकी जो परिभाषा होगी, अभिक्रिया में जितने भी पदार्थ भाग लेते हैं बेटा वो सब क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। अच्छे से समझ लीजिएगा अभिकारक किसे कहते हैं। एक बार अगर आप अच्छे से समझते हैं तो फिर कोई जरूरत नहीं है आपको रट्टा मारने की। अभिकारक क्या है, अभिकारक होता ही क्या है, अभिकारक यानी जो पदार्थ, यानी वे पदार्थ जो अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, अभिकारक कहते हैं। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, यह एक अभिकारक है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, एक अभिकारक है। जल क्या है, जल ने भी अभिक्रिया में क्या लिया है बेटा, भाग लिया है। जल ने अभिक्रिया में क्या किया है, भाग लिया है। तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, अभिकारक हो जाएंगे बेटा, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, अभिकारक हो जाएंगे। अब इससे सरल भाषा, इससे आसान भाषा मुझे नहीं लगता है कि कोई बता पाएगा। एक बार फिर से समझिएगा, अभिकारक क्या हैं, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अपनी भाषा में कहें तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को ही हम क्या बोलते हैं, अभिकारक। जैसे ये अभिक्रिया है और इसमें इन दोनों पदार्थों ने क्या किया बेटा, भाग लिया, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, अभिकारक होंगे। अब हम एक क्वेश्चन और बनाएंगे यहां नया, उत्पाद किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, ये लिख गया बोर्ड पर, बताइएगा, बताइए इसे, अभी उत्पाद किसे कहते हैं, बताइए जल्दी। चलो हम बताते हैं। अभी हमने क्या बताया था कि जो हम अभिक्रिया कराते हैं उसमें जो पदार्थ भाग लेते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, अभिकारक। लेकिन जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं पदार्थ वो तो अभिकारक हैं, लेकिन जब ये पदार्थ भाग लेंगे, जब ये पदार्थ क्या करेंगे, भाग लेंगे, तो कोई नया पदार्थ बनेगा। क्या होगा बेटा, नया पदार्थ बनेगा। जैसे यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और जल ने क्रिया की
तो इसके बाद जो नया पदार्थ बना है वो क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है बेटा, यही उत्पाद है। तो हम इसको ऐसे परिभाषित करेंगे कि जब अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं उसके फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे बेटा हम क्या कहते हैं, उसे ही हम बेटा क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। आई होप शायद आप सब समझ गए होंगे। उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। आपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझा होगा, सुना होगा, और नहीं सुना है तो यहां पर समझ लीजिएगा, क्योंकि ब्रह्मांड में जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं बेटा वो सभी इसको क्या करती हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो करती हैं। जैसे हम एक बहुत अच्छा उदाहरण देंगे, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है और जल है, जितनी मात्रा में इसकी क्रिया कराई जाएगी जो नया पदार्थ बनेगा उसकी मात्रा भी क्या होगी, समान होगी। क्या होगी, समान होगी। उसका आकार बदल सकता है, रंग बदल सकता है, रूप बदल सकता है, लेकिन क्या नहीं बदलेगा, जो उसका वजन है वो सेम होगा, जो पदार्थों की प्रकृति है वो सेम होगी। एक हम उदाहरण दे रहे, जैसे हम क्या कर रहे हैं बेटा, शरबत बना रहे। क्या बना रहे, शरबत बना रहे। यहां पर लगाएंगे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम। हमने 2 लीटर जल लिया, 2 लीटर क्या लिया बेटा, जल लिया। समझिएगा द्रव्यमान संरक्षण, 2 लीटर क्या लिया, जल लिया, और 250 ग्राम क्या ली बेटा, इसमें चीनी ली, और इसका मिश्रण बनाया। क्या बनाया, मिश्रण, जिसे हम बोलते हैं शरबत। अब आप बताइएगा क्या चीनी की प्रकृति बदलेगी, बिल्कुल नहीं, आकार बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, आकार बदल जाएगा। चीनी ठोस थी, जल में क्या हो जाएगी बेटा, द्रव अवस्था में। लेकिन क्या नहीं बदलेगा, जो हमेशा कभी नहीं बदलता है, जिसे हम बोलते हैं बेटा वजन। यानी 2 लीटर जल और 250 ग्राम चीनी, इसको हमने क्या किया, मिश्रित किया। तो क्या होगा, जब हम इसे तौलेंगे तो बेटा 2 लीटर और 250 ml यानी बनेगा। ऐसा तो नहीं है कि 2 लीटर जल लिया और बाद में पता चला कि 1 लीटर बचा। शायद आप समझ गए होंगे। यानी जो पदार्थ में जो मात्रा ली जाती है बेटा वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। उसका आकार, रंग, रूप और सब कुछ बदल सकता है, लेकिन पदार्थ की मात्रा नहीं बदलेगी। इसे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। तो प्रत्येक अभिक्रिया में ये नियम बेटा लगता है। जैसे यहां पर ये है, इसमें भी क्या होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगेगा। क्या होगा बेटा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगेगा। आइए आगे हम समझें। अब जो हमारी क्रियाएं होंगी वो विस्थापन और द्विविस्थापन, बेहद इंपॉर्टेंट। इन दोनों अभिक्रियाओं को बेटा हम क्या करेंगे, समझेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों अभिक्रियाओं को समझेंगे। विस्थापन अभिक्रिया, जो हमारी इस लेसन में अभिक्रियाएं बची हैं, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। बस इतनी अभिक्रियाएं हमारी बची हैं। कितनी अभिक्रियाएं बची हैं, इतनी। द्विविस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, और एक अभिक्रिया क्या है बेटा, अपचयन अभिक्रिया। इतनी अभिक्रियाओं को बेटा हम कल डिस्कस करेंगे।
इतनी अभिक्रियाओं को हम कल डिस्कस करेंगे। इनकी थ्योरी आप पढ़ के आइएगा। इतनी अभिक्रियाओं को हम कल डिस्कस करेंगे।